Hello everyone, myself Sakshi Rathod and you are very most welcome in our channel EduSwitch. So students, आज हम लोग 10th क्लास का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो सेशन के एंड तक जरूर जुड़े रहें. अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, चैप्टर का मतलब क्या है. ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म मतलब बच्चों ये समझिए कि इस अर्थ पर जितनी भी स्पीसीज हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, फंजाई, मतलब आप कुछ भी सोचे, लिविंग थिंग को लेके आप कुछ भी सोचे, उन सब चीजों को हम लोग ऑर्गेनिज्म कहते हैं. क्लियर? तो ऑर्गेनिज्म मतलब हम क्या कहेंगे कि इस अर्थ पर जितनी भी स्पीसीज हैं. ओके, सो रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन देखो बच्चों, री का मतलब होता है ऑब्वियसली दोबारा, है ना, एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना या जनरेट करना. तो रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ दोबारा बनाना. क्लियर? तो इस चैप्टर का मतलब बच्चों ये निकलता है कि किस प्रकार जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. क्लियर? तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन इसकी ये है बच्चों, देखिए, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which organism is able to reproduce or generate offspring of its of kind. Okay, of its of kind बच्चों ये बहुत जरूरी है. क्यों? देखो, आपने कभी देखा है कि हाथी ने शेर के बच्चे को पैदा किया? नहीं ना. या हिरण ने गधे के बच्चे को? नहीं. क्या करते हैं जो पेरेंट्स होते हैं ना बच्चे, वो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर? तो डेफिनेशन में बच्चों ये जरूर लिखना है, create or develop offspring of their own kind. Okay, so अब देखिए, आप डेफिनेशन का मतलब समझ चुके हैं, रिप्रोडक्शन समझ चुके हैं. अब इससे पहले आप एक चैप्टर पढ़ के आए थे, दैट इज लाइफ प्रोसेस. आपने उसमें क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. इन 4 टॉपिक्स को पढ़े थे. अब बच्चों हम लोग 4 जो प्रोसेस पढ़ के आए हैं वो क्या थे, लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल थे, इंपॉर्टेंट थे. मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए खाना खाना बहुत जरूरी है, मेरे लिए सांस लेना भी बहुत जरूरी है, इवन ट्रांसपोर्टेशन जो मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है, प्लस एक्सक्रीशन. तो मतलब कुल मिला के कहा जाए तो मेरी बॉडी में ये जो प्रोसेस चल रहे हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, बच्चों ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन हर ऑर्गेनिज्म के लिए ये चारों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना. अब पर बच्चों ये रिप्रोडक्शन, ये भी प्रोसेस है जो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है. पर बच्चों ये जरूरी नहीं है, अगर मैं रिप्रोडक्शन ना करूं या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन ना करे तो ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में उनकी जीने के तरीके बदल जाएंगे या उनको कोई दिक्कत होगी. नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर ये तो इंसान या मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की इच्छा है उसकी कि वो रिप्रोडक्शन करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, उसके लिए ये इसेंशियल नहीं होगा, वो इसके बिना भी अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकता है. तो बच्चों ऐसा क्या जरूरत है, ऐसी हमारी क्या नीड है, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या नीड है जो उसे रिप्रोडक्शन करना पड़ रहा है या करना चाहता है. ठीक है बच्चों, इससे सबसे पहले नीड क्या होती है, जबकि इसमें जो एनर्जी बच्चों लगती है वो बहुत ज्यादा लगती है और कोई भी ऑर्गेनिज्म फालतू में एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता है. क्लियर? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की नीड क्यों है, जरूरत क्यों है रिप्रोडक्शन. क्लियर? सो देखिए बच्चों, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं ऑब्वियसली. तो मैं देखो बच्चों अराउंड 70 to 80 ईयर्स जीऊंगी. ये एक मेरी क्या है, लाइफ है. मैं इससे ज्यादा नहीं जी सकती, अराउंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90-100, है ना बच्चों. तो ये क्या है, मेरे नेचर ने एक ह्यूमन बीइंग की वो बना रखी है एंडिंग की, हाँ यहाँ तक ही ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है, जी सकता है. ठीक है? अब देखिए ऐसे ही काऊ जो होती है, काऊ बच्चों अराउंड 20 to 25 ईयर्स जीती है, डॉग 20 ईयर्स, हॉर्स 60, अराउंड 65. तो बच्चों क्या है, हर ऑर्गेनिज्म की ना बच्चों एक लाइफ स्पेन है. ठीक है? क्या है, लाइफ स्पेन. तो बच्चों ये लाइफ स्पेन क्या होती है, पहले आप ये समझिए. लाइफ स्पेन मतलब होता है बच्चों किसी भी ऑर्गेनिज्म जो बर्थ लेता है उसकी क्या होती है, नेचुरल डेथ तक के पीरियड को हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं. ओके, लाइफ स्पेन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसकी बर्थ मतलब जब वो पैदा हुआ है तब से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक. ठीक है बच्चों, नेचुरल डेथ इंपॉर्टेंट है, एक्सीडेंटल डेथ नहीं. मान लीजिए किसी ह्यूमन बीइंग को हार्ट अटैक हो गया, वो उससे उसकी मौत हो गई या डेथ हो गया, तो उसको हम लोग बच्चों उसकी वो लाइफ स्पेन नहीं मानी जाएगी. ठीक है?
किसी भी एक्सीडेंटल डेथ को लाइफ स्पैन नहीं मानी जाती है। जो क्या होता है, पूरा ग्रुप ऑफ स्पीसीज एवरेज में जितना जीता है उसको हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। क्लियर? तो बच्चों देखो, जैसे कि हर ऑर्गेनिज्म की अगर अपनी लाइफ स्पैन है तो ऑब्वियसली वो एक टाइम पे आके क्या होगा, मर जाएगा, है ना। अब मान लीजिए कि पैरेट की सारी स्पीसीज ने डिसाइड कर लिया कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, एक तरीके से मान लेते हैं, तो क्या होगा, तो पैरेट्स क्या करेंगे, अपनी लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग उतना जिएंगे, ठीक है। पर क्या होगा, धीरे धीरे सारे के सारे पैरेट्स खत्म हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्पैन, है ना। अपनी लाइफ तक वो जिए, उसके बाद उनकी क्या हो गई, लाइफ खत्म हो गई और वो तब तक ही जिएंगे। अब बच्चों, जब सबने डिसाइड कर रखा है कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनकी प्रोजेनीज भी जनरेट नहीं होगी, ठीक है, और स्पीसीज वहीं पर खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आया कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। इसीलिए क्या होता है, दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को इसकी जरूरत भी समझ में आ गई है। क्लियर? तो हम लोग मूव करें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ओके, अब देखो बच्चों, इसमें सबसे मेन क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी में कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? क्या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह अपने प्रोजेनीज जो बनाते हैं उसको बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज करते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर जो है बिग नो होगा। क्या होगा? नो। क्यों? देखिए, अब देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन जो होता है दो तरीके से होता है, एक एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पर बच्चों, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, पेरेंट्स जो है अराउंड 99% एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स की। क्लियर? हम 100% फिर भी नहीं कहेंगे, अराउंड 99% ही कहेंगे। लेकिन जो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, जैसे कि जो प्लांट्स में होता है, हायर प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स कह सकते हैं, या ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स में होता है, उसमें बच्चों पेरेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनाते हैं अपने बच्चों की। ओके, मतलब बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज बिल्कुल नहीं होते हैं। क्लियर? तो बच्चों, क्यों ऐसा क्यों होता है कि उनमें वेरिएशन लाना जरूरी होता है? इवन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें भी 99% ही बच्चों शो हो पा रहा है सिमिलरिटी, कॉपीज एग्जैक्ट अपने पेरेंट की 99% ही हो पा रही है, 100% क्यों नहीं? वेरिएशन लाना क्यों जरूरी है? ठीक है बच्चों, तो हम पहले ये समझें कि वेरिएशन क्यों जरूरी होता है। अब किसी बच्चे को अगर इसका आंसर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, नहीं तो बाकी बच्चे यहाँ पे समझ लें कि वेरिएशन क्यों जरूरी होता है हमारे लाइफ के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए। अब देखिए बच्चों कि हम मान के चलिए आपके कोई एंसेस्टर्स, बहुत पुराने पहले जो एंसेस्टर्स थे, उनको अगर आज के एनवायरनमेंट में, आज के एटमॉस्फेयर में हम लेके आए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रीजन, आज का जो एटमॉस्फेयर है वो उनके लिए है ही नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम लोगों ने एटमॉस्फेयर को, या मतलब हम कह सकते हैं टाइम के होते होते यहाँ तक आते आते एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया है कि हमारे जो एंसेस्टर्स है ना बच्चों, वो आज के एटमॉस्फेयर में नहीं जी सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, हम लोग धीरे धीरे वेरिएट करके, धीरे धीरे वेरिएशन करके हम इतने केपेबल हो गए हैं कि हम लोग आज के एटमॉस्फेयर को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। देखो बच्चों, इसका हम एक एग्जांपल से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। अब देखिए, बहुत पहले की बात है, जब हमारी जो मॉर्टिन्स नहीं होती जो हम घर पे लगाते हैं मच्छर भगाने के लिए, मच्छर मारने के लिए, उस टाइम वो नहीं हुआ करती थी। तो क्या होता था, मच्छर जो होते थे मॉस्किटोज, वो ह्यूमन बीइंग्स को काटा करते थे। क्लियर? अब धीरे क्या हुआ, मॉर्टिन इन्वेंट हुई। मॉर्टिन क्या हुआ, उसमें मॉर्टिन आने लगी। अब मान लीजिए कि मॉर्टिन की जो कंपनीज थी उन्होंने क्या किया, अराउंड 10% पॉइजन के साथ उस मॉर्टिन को बनाया। तो बच्चों मान लीजिए कि वहां पर 100 मॉस्किटोज थे उस रूम में जहां पे मॉर्टिन लगाया गया, तो अराउंड 80 क्या हुआ, उसमें से 80 मॉस्किटोज की डेथ हो गई। अराउंड 20 मॉस्किटोज ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, वो इतने केपेबल थे या उन्होंने इस 10% ऑफ पॉइजन मॉर्टिन को सहन कर लिया। ठीक है, मतलब 20 मॉस्किटोज बच गए फिर भी। अब क्या होगा, जो 20 मॉस्किटोज है ना बच्चों, वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे और अपनी प्रोजेनीज को जनरेट करेंगे। अब बच्चों जो प्रोजेनी आएगी ना, उनमें इतनी वेरिएशन होगी कि हाँ, हमारे फादर या हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने इतना केपेबल है कि वो 10% ऑफ मॉर्टिन को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। तो हमारे अंदर भी इतनी पावर आ गई। ये उन मॉस्किटोज की ऑफस्प्रिंग की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब जो बच्चों मॉर्टिन्स की कंपनी थी ना, उन्होंने क्या किया, और पॉइजन को बढ़ा दिया। उन्होंने अराउंड 20% पॉइजन क्रिएट कर दिया मॉर्टिन में। तो बच्चों अब
जो प्रोजीनिस जनरेट हुई थी वो अराउंड 100 मान के चलते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेटली। तो उसमें से जो 20% जो प्रोटीन पॉइजन जो आया था बच्चों, अब उसमें से ना क्या हुआ, कुछ मॉस्किटोस मर गए और कुछ बच के रह गए। क्लियर? ठीक है। अब जो बच के रह गए बच्चों वो इतने केपेबल हो गए कि हाँ उस अमाउंट तक के पॉइजन को वो भी सहन कर सकते थे। उन्होंने रिप्रोडक्शन किया, फिर उनके बच्चे जनरेट हुए, लेकिन फिर भी क्या क्या कंपनीज ने मॉस्किटोज के अमाउंट को इंक्रीज कर दिया, मतलब पॉइजन के अमाउंट को इंक्रीज कर दिया। ठीक है। ऐसे क्या करते हुए धीरे धीरे जो है मच्छर जो थे, मॉस्किटोज थे, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी आ गई थी कि पॉइजन को वो क्या कर सकते थे, ट्रेस कर सकते थे। इसीलिए बच्चों आज के जो मॉस्किटोज है ना वो मॉर्टिन से बेहोश हो पाते हैं, मरते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें वेरिएशन आ चुका है, जबकि मॉर्टिन्स में इतना ज्यादा पॉइजन होने के बावजूद भी वो मॉस्किटोज मरते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें वेरिएशन आ गया है। अब मान लीजिए कि वो मॉस्किटोज जब स्टार्टिंग में मॉर्टिन्स बनी थी, अगर सारे के सारे मॉस्किटो इस टाइम मर जाते, वेरिएशन ना ला पाते, तो क्या होता, सारे के सारी मॉस्किटोज की स्पीसीज खत्म हो जाती, है ना बच्चों? यही तो होता। तो क्या होता, मॉस्किटोज मर जाते। अब आपको समझ में आया कि वेरिएशन क्यों जरूरी है। वेरिएशन जरूरी है कि जो एडवर्स एनवायरनमेंट होता है उसमें सरवाइव करने के लिए थोड़ा बहुत वेरिएशन लाना जरूरी होता है। तो आप लोगों को इतना भी समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ मैम हमको ये चीज समझ में आ गई है। क्लियर? तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर। अब देखिए बच्चों, जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग को यही पढ़ना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड उसी का एक सब टॉपिक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे बहुत तो आपको ऑब्वियसली समझ में भी आएगा। सेशन के एंड तक जरूर जुड़े रहना है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बच्चों, इसके जो पेरेंट्स होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ गिविंग द बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग बाय देयर सिंगल। ओके, इसमें सिंगल पेरेंट ही इतना केपेबल होता है कि वो ऑफस्प्रिंग को क्या कर सके, बना सके, जनरेट कर सके विदाउट गैमेट्स के बिना ही। ठीक है बच्चों। लेकिन इसके अंदर बच्चों जो सेक्सुअल के अंदर रिप्रोडक्शन होता है ना बच्चों, उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके लिए बच्चों दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं। क्लियर? एक मेल पेरेंट चाहिए होता है और एक फीमेल पेरेंट चाहिए होता है। क्लियर? अब ये जो दो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरकोर्स करके क्या करते हैं बच्चों, रिप्रोडक्शन करते हैं और ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं विद यूजिंग द गैमेट्स। ओके, इनमें क्या होता है, गैमेट्स का यूज होता है। तो मेल में जो गैमेट्स यूज होता है बच्चों उसको स्पर्म बोलते हैं और फीमेल में जो यूज होता है बच्चों उसको ओवा बोलते हैं। क्लियर? तो आप लोगों को समझ में आ गया। इस सेक्शन में जो पेरेंट होता है वो इतना केपेबल होता है, सिंगल पेरेंट इतना केपेबल होता है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सके विदाउट यूजिंग द गैमेट्स। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, इसमें क्या होते हैं, दो पेरेंट्स मिल करके क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट करते हैं और यूजिंग देयर गैमेट्स। क्लियर आप लोगों को? अब बच्चों ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ये सिंपल प्रोसेस होता है। तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ये परफॉर्म होता है। ओके, सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंपल प्रोसेस होता है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर बच्चों ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है। क्लियर? अब देखिए, ये मोस्टली एनिमल्स के अंदर होता है, हायर जो एनिमल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी होता है। क्लियर? अब बच्चों ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। अब देखिए, इसके कोई टाइप्स नहीं होता है, मेनली एक ही टाइप का होता है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पर बच्चों जो एसेक्सुअल होता है ना, इसके बहुत टाइप्स होते हैं। देखिए कौन कौन से। इसका पहला टाइप जो होता है, अगर बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इसके टाइप्स को। ठीक है? अब देखिए, जो एसेक्सुअल के मैंने आपको टाइप्स बता रही हूँ,
पहले होता है फिजन, सेकेंड वन इज फर्मेंटेशन, थर्ड वन इज रीजनरेशन, fourth one is budding, fifth one is spore formation, and last one is ये लास्ट में दिख रहा है स्पोर फॉर्मेशन। ओके, अब देखिए सिक्स्थ वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, तो ये कुछ 6 टाइप्स के होते हैं, आपके एनसीईआरटी में 6 टाइप्स के दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजन के बारे में। अब देखो बच्चों, एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूजन। ओके, एक होता है फ्यूजन, कंफ्यूज मत कीजिए बिल्कुल इस बात को लेके। देखो बच्चों, जो फिजन होता है उसका मतलब होता है ब्रेक होना, ठीक है, डिवाइड होना, और फ्यूज का मतलब होता है मिलना। आप इतना तो समझते ही हैं, फ्यूज का मतलब होता है मिलना और फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक होना। तो हम लोग फ्यूजन पढ़ रहे हैं, नॉट फ्यूजन। ओके, फ्यूजन नहीं पढ़ रहे। तो देखिए फिजन, अब जो बच्चों फिजन होता है ना, ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। ओके, मल्टीपल फिजन, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फिजन, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे मल्टीपल फिजन के साथ। क्लियर? ओके, अब देखो बच्चों, बाइनरी फिजन नाम से समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है। बाइनरी मतलब होता है बच्चों 2 और फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना या डिवाइड होना। तो इसमें क्या होता है, कोई भी सिंगल सेल, ठीक है, कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेल्युलर में परफॉर्म होता है। कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। इसका जो एग्जांपल है दैट इज अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, लाइसमेनिया। बच्चों इसके बहुत सारे एग्जांपल है। क्लियर? तो देखो बच्चों, हम लोग सबसे इसमें समझते हैं अमीबा को लेके। तो बच्चों, जो अमीबा क्या होता है, ये मान लीजिए कि ये मदर या फिर पेरेंट अमीबा है, बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, अब रिप्रोडक्शन करने जा रही है। क्लियर? अब देखो बच्चों, मान लीजिए कि अमीबा जो है उसके अंदर x नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है, आपको समझना है, इसके अंदर x नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। जब भी बच्चों रिप्रोडक्शन करने जाएगी या डिवाइड होने जाएगी ना, तो इसके क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हो जाता है। x से कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है, x से 2x हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चों जैसे कि ये फिर इसके न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, वो क्या करता है, डिवाइड होना स्टार्ट होता है। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, विच मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें जो 2x नंबर क्रोमोसोम्स है बच्चों, x नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें आ जाएगा, x नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये देखिए, ये 2 न्यूक्लियस हो गए। क्लियर? x नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर है, x नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर है। अब बच्चों जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब बच्चों साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होता है एंड इवेंचुअली बच्चों ये 2 डॉटर सेल्स में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जिनके पास क्या होता है, अपने पेरेंट के जितना ही क्रोमोसोम नंबर होता है। ये 2x इसने तब बनाया था जब उसको डिवीजन का क्या करना था, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करना था। ठीक है, इससे पहले इसके मदर के पास भी x नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था, और जो डॉटर सेल्स 2 बनी है उनके पास भी अपने पेरेंट जितना मतलब x नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। क्लियर आप लोगों को? तो अमीबा कैसे रिप्रोडक्शन करती है, आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, ये जो अमीबा होती है ना,
ये आपको सभी जानते हैं, इसका कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है ना। तो इसको जब डिवीजन करना होता है तो किसी भी प्लेन से कर लेती है, चाहे यहाँ से करे, चाहे यहाँ से करे, यहाँ से मतलब वो कहीं से भी डिवीजन कर सकती है, इसका कोई प्लेन नहीं है। पर बच्चों एक लाइशमेनिया एग्जाम्पल है इसी का, बाइनरी फिजन का, वो एक प्लेन के अकॉर्डिंग ही अपना डिवीजन करती है। क्लियर? देखिए जैसे कि ये मान लीजिए पैरा लाइशमेनिया है बच्चों, ये तो ये जो है ये इसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ से डिवीजन करेगी और इसके दो डॉटर सेल्स बनेंगे। क्लियर? पर अमीबा का कोई प्लेन नहीं होता है और इसका एक प्लेन होता है जिसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करती है, डिवीजन करती है। बच्चों जो लाइशमेनिया होती है ना, ये एक डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग कहते हैं काला अजहर। ओके, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको समझ लीजिएगा। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज मल्टीपल फिजन। तो बच्चों ये जो बाइनरी फिजन के जैसा ही होता है, बस नाम में समझ में आ गया आप लोगों को। बाइनरी का मतलब होता है सिंगल और मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे, है ना। तो देखो बच्चों मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल मतलब बहुत सारा एंड फिजन मतलब ब्रेकिंग। तो इसमें क्या होता है, इसके जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल बच्चों ये भी यूनिसेल्युलर में ही होता है। ठीक है, ये किसमें होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है। ओके, इसका जो एग्जांपल होता है बच्चों दैट इज प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम जो है बच्चों ये मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। ओके, अब देखो बच्चों इसमें जैसे कि मान लीजिए ये मल्टीपल फिजन है, तो ये मान लीजिए पेरेंट बॉडी है, दिस इज अ पेरेंट बॉडी। ओके, क्या है, ये प्लाज्मोडियम है। तो ये क्या करेगी बच्चों, ये बहुत सारे डिवीजन करना स्टार्ट कर देगी अपने ही इसी के अंदर। ओके, एक पेरेंट प्लाज्मोडियम से बच्चों इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम बन जाते हैं जो कि मैच्योर नहीं है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं बच्चों तो ये चीज रप्चर हो जाती है। ओके, इसकी जो कवरिंग होती है वो रप्चर हो जाती है और सारे के सारे प्लाज्मोडियम बच्चों क्या करते हैं, बाहर निकल के आ जाते हैं। ओके, और उसके बाद वो क्या करते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और उसके बाद वो भी रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल होते हैं और इसी तरीके से अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू चलाते रहते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन दोनों में क्या फर्क है। तो ठीक है, हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। बच्चों ये बहुत ही मतलब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बिल्कुल समझिए, एकदम आसान है, कोई इसमें हार्ड भी नहीं है और सबसे बड़ी बात बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेकंड जो इसका होता है दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो बच्चों जो फ्रेगमेंटेशन है इसका मतलब भी होता है, फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, डिवीजन, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना, है ना बच्चों। तो ये जो होता है ये भी बच्चों क्या होता है, हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होता है। ओके, बट इसमें जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों ये सिंपल होते हैं। क्या होते हैं, दे आर सिंपल। ओके, जैसे कि ये एल्गीज वगैरह में होता है। क्लियर आप लोगों को, एल्गीज वगैरह में होता है। अब देखिए जैसे कि ये कोई एल्गी है, ओके, ये इतनी मैच्योर हो जाती है और अब डिवीजन करने जाती है या फ्रेगमेंटेशन करने जाती है, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो ये क्या करती है बच्चे, ये दो पार्ट्स में फ्रेगमेंट या दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। क्लियर, इस तरीके से, क्लियर, ये दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और बच्चों इसी चीज को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है एक पेरेंट एल्गी से दो डॉटर्स क्रिएट होती हैं, दो डॉटर्स बनती हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज रीजनरेशन। क्लियर, रीजनरेशन बच्चों थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, थर्ड वन रीजनरेशन। अगर बच्चों आप लोगों को कोई डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसके नेक्स्ट सेक्शन में आराम से समझा दूंगी क्या आपको दिक्कत है, डाउट वगैरह है उसको क्लियर कर दूंगी। ओके, तो देखो बच्चों रीजनरेशन, रीजनरेशन से भी आपको समझ में ही आ रहा होगा, री का मतलब होता है दोबारा
और जनरेशन का मतलब होता है जनरेट करना या बनाना, ठीक है, दोबारा जनरेट करना। अब देखिए बच्चों, ये जो होता है ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही परफॉर्म होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही परफॉर्म होता है, बट बच्चों ये भी ऑब्वियसली सिंपल ऑर्गेनिज्म में ही परफॉर्म होता है। क्लियर? ये जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना मल्टी सेलुलर, वो रिप्रोडक्शन कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को नहीं फॉलो करते हैं। ये चीज आप लोग बिल्कुल समझ लीजिए। तो जितने भी मल्टी सेलुलर होंगे वो बच्चों सिंपल ही होंगे। इसका जो एग्जांपल होता है ना, वो हम लोग प्लेनेरिया, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रा, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। क्लियर? अब देखो बच्चों, ये इसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना बच्चों, ये स्पेशल सेल्स होते हैं। स्पेशल कैसे? अब मान लीजिए कि मेरी छोटी सी उंगली कट गई, ठीक है, तो मेरे जो सेल्स है वो इतने स्पेशल नहीं है इस चीज में कि वो रीजनरेट कर सके अपने ऑर्गन को। अगर मेरी उंगली कट गई है तो बच्चों ये दोबारा नहीं उगने वाली है, दोबारा नहीं बनने वाली है, ठीक है। बट जो इसके अंदर सेल्स होते हैं रीजनरेशन के अंदर बच्चों, वो क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। क्लियर? स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसका एक एग्जांपल प्लेनेरिया है, मैं आपको इसको ड्रॉ करके बता देती हूँ। अब देखो बच्चों, इसके अंदर जो प्लेनेरिया है ना, ये बच्चों ये हम एक्चुअली इसकी एक मेन बात है कि ये कोई एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि बाय चांस अगर कोई ऑर्गेनिज्म को, अगर कोई एनिमल एक्सीडेंटली वो डिवाइड, एक्सीडेंटली किसी गाड़ी के नीचे या किसी तरीके से वो डिवाइड जब हो जाता है ना, तो तब वो ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज रीजनरेशन, ये तब परफॉर्म होता है। ठीक है, इसको नेचर ने नहीं बनाया है, ये अपने आप होता है। क्लियर? आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ कि ये कोई एक स्पेसिफिक, हम लोग इसको ओरिजिनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, जब कभी भी कोई एनिमल एक्सीडेंटली डिवाइड हो जाता है, एक्सीडेंटली किसी चीज के नीचे आ जाता है, तब ये अपने सर्वाइव करने के लिए ये रीजनरेशन को क्या करता है? अडॉप्ट करता है। क्लियर आप लोगों को? जैसे कि ये जो प्लेनेरिया है, मान लीजिए ये समहाउ 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसका ये हेड पार्ट है, ये इसका मिडिल पीस है और ये इसका टेल पार्ट है। क्लियर आप? ठीक है, अब बच्चों क्या होगा कि इसका जो हेड पार्ट है ना बच्चों, इसके हेड पार्ट जो है वो पूरा का पूरा प्लेनेरिया बना लेगा। क्लियर आप लोगों को? ठीक है, इसका जो मिडिल पीस होता है बच्चों, ये भी क्या करेगा? पूरा का पूरा प्लेनेरिया बना लेगा। और ये जो टेल पीस है ये क्या करेगा? मिडिल पीस और हेड पीस दोनों को जनरेट करके प्लेनेरिया बना लेगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एक प्लेनेरिया से 3 डॉटर प्लेनेरियास बनती हैं। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। क्लियर? देखो बच्चों, एक फैक्ट है, जो लिजर्ड होती है ना, छिपकली जो आपके घर की दीवारों में पाई जाती है, अगर उसकी पूंछ को काट दिया जाए, अगर उसकी पूंछ को काट दिया जाए तो बच्चों कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद क्या होता है? उस छिपकली की पूंछ फिर से आ जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। क्लियर? इसका मतलब है कि जो लिजर्ड है उसके पास भी कैपेबिलिटी है रीजनरेशन की। क्लियर? देखो बच्चों, इससे आप लोगों को ये भी समझ में आ गया कि जो लिजर्ड होती है बच्चों, ऑब्वियसली वो तो क्या करती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करती है ना, पर क्या हुआ? एक्सीडेंटली उसकी पूंछ कट गई, समहाउ उसकी पूंछ कट गई, उसने उस पूंछ को दोबारा जनरेट कर लिया। तो बच्चों मैं आपको यही समझा रही हूँ कि जो रीजनरेशन है ये कोई प्रोसेस नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बट जब कोई ऑर्गेनिज्म समहाउ एक्सीडेंटली किसी तरीके से वो कट जाता है तो वो इस तरीके से रिप्रोडक्शन करके अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है। क्लियर है आप लोगों को? तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज बडिंग। ओके, बच्चों ये जो है ये भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ही परफॉर्म होता है, जो कि सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके, मल्टी सेल्यूलर। ओके, अब
अब देखिए ये जो बडिंग होती है ये नॉर्मली हाइड्रा में होती है, प्लस हम कह सकते हैं ये ईस्ट में होती है। ओके, ईस्ट क्या होता है बच्चों? ईस्ट एक तरीके का फंगस होता है, क्लियर, फंगाई होता है एक तरीके का ईस्ट जो है। अब देखिए हम हाइड्रा में समझते हैं कि बडिंग होती कैसे है। जैसे कि मान लीजिए कोई हाइड्रा है, ठीक है बच्चों, ये क्या है? हाइड्रा है, क्लियर। अब देखो बच्चों ये मैच्योर प्लांट है हाइड्रा का। आफ्टर सम टाइम जब ये डिवीजन शो करेगा या प्रोडक्शन शो करेगा तो इसकी जो बड है ना ये मैच्योर करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, धीरे धीरे क्या करेगी? मैच्योर करना स्टार्ट कर देगी, क्लियर। अब जब वो मैच्योर कर लेगी तो बच्चे इस तरीके से, जब ये बच्चों मैच्योर होगी ना तो अपने पेरेंट से ही न्यूट्रिशन बाकी सब चीजें जो उसके लिए जरूरी है वो अपने पेरेंट से ही लेगी। और धीरे धीरे जब ये इतने केपेबल हो जाएगी कि ये अपनी लाइफ सिंगल जी सके, अलग से जी सके, सेपरेटली जी सके, तो ये क्या कर जाती है बच्चों? अपने पेरेंट्स से इवेंचुअली सेपरेट हो जाती है और ये क्या करती है? अपना एक नया हाइड्रा बनाता है। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया? जब हाइड्रा इनफ मैच्योर होता है रिप्रोडक्शन के लिए तो इसकी जो बड होती है वो मैच्योर होना स्टार्ट होती है, धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करती है और जितना भी न्यूट्रिशन और जितना भी मटेरियल जो उसको चाहिए होता है ग्रोथ के लिए वो ये प्लांट सॉरी एनिमल, हाइड्रा इज एनिमल, क्लियर, वो क्या करती है? वो यहाँ से ले लेती है, क्लियर आप लोगों को। और जब वो इतनी बड़ी हो जाती है कि अपनी लाइफ को वो सेपरेटली जी सके तो वो क्या करती है? अलग हट जाती है अपने पेरेंट बॉडी से और फिर वो ग्रो करके स्टार्ट करती है अपनी लाइफ को। क्लियर है आप लोगों को? तो हाइड्रा कुछ इस तरीके से थ्रू द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग ये अपने रिप्रोडक्शन शो करती है, क्लियर। तो अब हम लोग मूव करते हैं सबसे स्पोर फॉर्मेशन की तरफ। ओके, स्पोर फॉर्मेशन। फिफ्थ नंबर दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो बच्चों ये भी मल्टी सेल्यूलर लेकिन सिंपल ऑर्गेनिज्म, ओके, सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होती है। एग्जाम्पल है इसका राइजोपस, ओके, राइजोपस। अब देखो बच्चों इसमें क्या होता है कि ये जो राइजोपस है ये राइबोपस, ओके बच्चों, इसके अंदर ये इसको इस चीज को बच्चों स्पोर बोलते हैं, इस चीज को स्पोर बोलते हैं, इस चीज को स्टेम बोलते हैं, क्लियर। तो बच्ची इससे नीचे वाला जो पार्ट होता है ना ये एक्सेसरी होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेन नहीं होता है। ये जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज स्पोर, ओके। अब बच्चों ये स्पोर होता है ना इसके अंदर स्पोरेंगियम्स होते हैं, ओके, हर स्पोर के अंदर स्पोरेंगियम्स होते हैं। ये जो मैं आपको छोटे छोटे बना के दिखा रही हूँ इसको स्पोरेंगियम्स कहते हैं। तो बच्चों जब एनवायरनमेंट मतलब ये जो इसका जो कवरिंग है, ठीक है, ये क्या करती है जब एनवायरनमेंट में एकदम मैच्योर हो जाती है अपने एनवायरनमेंट में तो ये रप्चर हो जाती है, क्या हो जाती है? फट जाती है। तो इसके अंदर जितने भी स्पोरेंगियम्स हैं वो क्या करते हैं? उड़कर क्या चले जाते हैं? दूसरे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, ठीक है। जब ये जो स्पोर है ये रप्चर हो जाता है तो इसके अंदर जितना भी स्पोरेंगियम्स होता है बच्चों ये क्या करता है? पूरे एनवायरनमेंट में फ्लो करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब जब ये स्पोरेंगियम्स ऑब्वियसली मिट्टी में फैल जाते हैं हर जगह पे, और जब कभी भी बच्चों ये जो कभी भी फैल जाते हैं, ये हमारे ना एग्जांपल बताती है, हमारे जो ब्रेड होता है ना, हमारे ब्रेड में बच्चों यही प्रोसेस होता है। जो आपके ब्रेड्स में जो लग जाता है जब वो खराब हो जाता है तो वो पूरा प्रोसेस ऑफ दिस स्पोर फॉर्मेशन से ही बच्चों हमारा ब्रेड क्या होता है? सड़ जाता है, जो इसको हम लोग फ्रिज से बाहर रख देते हैं। तो बच्चों ये क्या करता है? फैल जाता है। जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, एनवायरनमेंट मिलता है अच्छा, तब वो स्पोरेंगियम्स क्या करते हैं? अपना एक नया प्लांट बनाते हैं और वहीं से वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर है। और इस तरीके से थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चों हमारा जो बचता है ना दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड टिश्यू कल्चर। तो बच्चों ये जो दोनों टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लस बहुत इंटरेस्टिंग है।
टिश्यू कल्चर जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है बच्चों, तो इसका स्टेप बाय स्टेप समझाना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन को आज यहीं पर खत्म करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन होगा हम लोग उसी में ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लस टिश्यू कल्चर को डिस्कस करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो बच्चों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल बाय बाय।